उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक कस्बा है एटा। इस कस्बे में थाना भी है। एटा कस्बे से कुछ दूर एक गांव है नगलाचूर। सोनेलाल अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। सोनेलाल के 3 बेटे थे, गोपाल, कुलदीप और संजीव। इनके अलावा 2 बेटियां भी थी। सोनेलाल के पास खेती की जमीन थी, जिससे उसके घर परिवार का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। सोनेलाल के बड़े बेटे गोपाल और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद गोपाल अपने परिवार के साथ काम के लिए पंजाब गया था। वहां से वह कभी कभी घर आता था। सोनेलाल की एक बेटी और बेटा कुलदीप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जबकि संदीप अपने पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाता था। घर की व्यवस्था सोनेलाल की पत्नी सरला के जिम्मे थी। सरला चाहती थी कि संजीव का भी घर बस जाए। संजीव की उम्र 24 साल थी, इसलिए उसकी माँ उसके लिए कोई लड़की देखने लगी। इसी सिलसिले में रिजौर निवासी छिबराम नाम के एक रिश्तेदार ने रिजौर के ही राम बाबू साक्य की बेटी गायत्री के बारे में बताया। छिबराम के कहने पर सोनेलाल ने राम बाबू से बात की। उन्हें राम बाबू की बेटी गायत्री अपने बेटे संजीव के लिए सही लगी। दोनों ओर से चली बातचीत के बाद संजीव और गायत्री का रिश्ता तय कर जल्दी ही दोनों की शादी कर दी गई। यह लगभग 1.5 साल पहले की बात है। खूबसूरत गायत्री से शादी करके संजीव ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यही खूबसूरत दुल्हन कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। गायत्री ससुराल तो आ गई थी, पर उसके तेवर किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। संजीव की माँ सरला ने सोचा था कि बहू घर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की जिम्मेदारी बहू के हवाले करके वह आराम करेगी, क्योंकि बड़ी बहू शादी के कुछ दिन बाद ही गोपाल के साथ पंजाब चली गई थी। पर सरला का यह सपना अधूरा रहा, क्योंकि गायत्री पूरी दिन अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती थी। टीवी से फुर्सत मिल जाती तो वह मोबाइल में लग जाती। वह काफी देर तक किसी से बात करती रहती थी। कुछ दिन तक तो सरला ने गायत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पग फेरे के लिए उसका भाई मोहन उसे लेने आया तो सरला ने मोहन से कहा, अपनी बहन को समझाओ, वह ससुराल में रहने का सलीका सीखे। यह इस घर की बहू है, इसे यहाँ बहू की तरह रहना चाहिए। बहन की शिकायत सुनकर मोहन के माथे पर सिकन आ गई। उसने गौर कर गायत्री की तरफ देखा, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। मोहन के पिता बीमार रहते थे, इसलिए वही सब्जी की दुकान चलाता था। भाई के साथ गायत्री अपने मायके आ गई। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी माँ रामश्री से कहा, संभालो अपनी लाडली को, यह हमें जीने नहीं देगी। गायत्री अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रामश्री और मोहन देर तक बातें करते रहे। राम बाबू कुछ देर बाद घर आए तो उसे भी पता चल गया कि गायत्री के ससुराल वाले उससे खुश नहीं है। वह गुस्से में बोले, हमने तो सोचा था कि गायत्री शादी के बाद सुधर जाएगी, पर लगता है ये लड़की उन लोगों को भी नहीं जीने देगी। दरअसल शादी के पहले से ही राम बाबू के घर में तनाव था। इसकी वजह यह थी कि गायत्री संजीव से शादी करने से इनकार कर रही थी, पर घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। राम बाबू और रामश्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं गायत्री की वजह से वह लोग किसी नई परेशानी में न पड़ जाए। रिजौर में ही राम बाबू के घर से कुछ दूरी पर किशन लाल का घर था। उसके बेटे रंजीत ने भी अपने घर वालों को परेशान करके रखा था। यूं तो किशन लाल के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 पढ़े लिखे थे, पर छोटे बेटे रंजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह सारे दिन गाँव में अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता। वह अपने पिता की खेती के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। एक दिन अचानक रंजीत की नज़र गायत्री से टकराई और वह उसकी ओर खींचता चला गया। वह उससे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक दिन मोबाइल की दुकान में उसे मौका मिल गया, जहां गायत्री अपने मोबाइल रिचार्ज कराने आई थी। उससे बात की शुरुआत करने का कोई बहाना चाहिए था, लिहाजा उसने गायत्री से कहा, गायत्री देखें तुम्हारा फ़ोन किस कंपनी का है। गायत्री ने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। रंजीत हाथ में मोबाइल लेकर देखते हुए बोला, यह मोबाइल तो तुम्हारी तरह ही स्मार्ट है। गायत्री ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम भी तो काफी स्मार्ट लगते हो। सुनकर रंजीत की हिम्मत और बढ़ गई। गायत्री वहां से चलने लगी तो रंजीत ने कहा, अगर आप बुरा न मानो तो मैं बाइक से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा।
गायत्री मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। रंजीत बहुत खुश हुआ, पहली बार किसी लड़की ने उसकी दोस्ती कबूल की थी। रंजीत, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? गायत्री ने पूछा। इंटरमीडिएट पास करके घर में ही मौज कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं। जब जिम्मेदारी आ जाएगी तो देखा जाएगा, रंजीत बोला। गायत्री, क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं मिस्ड कॉल कर देती हूँ, गायत्री बिना किसी झिझक के बोली। बाइक चलाते चलाते रंजीत ने उसे अपना मोबाइल नंबर बता दिया। गायत्री ने तुरंत उसके नंबर पर मिस्ड कॉल दे दी। गायत्री ने अपने घर से कुछ पहले ही मोटरसाइकिल रुकवा ली और बाइक से उतरकर पैदल अपने घर चली गई, ताकि कोई घर वाला उसे बाइक पर बैठे न देख ले। उसे उतार कर रंजीत भी मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। अगले दिन रंजीत ने अपने मोबाइल पर किसी अनजान नंबर की घंटी सुनी। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई दी। वह बोला, कौन? किससे बात करनी है? ओ, हमने सोचा था कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर तुम तो जीरो निकले मिस्टर स्मार्ट। कहते हुए लड़की हंसने लगी। रंजीत समझ गया कि वह गायत्री है। रंजीत मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सफाई देती हुई वो बोला, सॉरी गायत्री, मैं समझा किसी और का फोन है। अब मैं तुम्हारा फोन नंबर मोबाइल में सेव कर लूंगा। हाँ, समझदार दिखते हो। सुनो, आज मुझे 2 घंटे बाद एटा जाना है, तुम मोड़ पर मिलो, गायत्री ने कहा। रंजीत निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंच गया। उसकी कुछ देर बाद गायत्री भी आ गई। उस दिन से रंजीत और गायत्री के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ही लोगों की नजरों से छिप कर मिलने लगे, लेकिन लाख छिपाने पर भी ऐसी बात छिप नहीं पाती। गांव के किसी आदमी ने गायत्री को रंजीत की बाइक पर बैठे देखा तो उसने राम बाबू को यह बात बता दी। राम बाबू परेशान हो गए। घर आकर उसने गायत्री से पूछताछ की तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। राम बाबू ने सोचा कि शायद पड़ोसी को कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अब गायत्री सतर्क हो गई थी। उसका और रंजीत का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अपनी मुलाकातों के दौरान प्रेमी युगल भविष्य के सपने बुनने लगा था। हालांकि दोनों की जाति एक थी, पर रंजीत न तो कोई काम धंधा करता था और न ही उसकी छवि अच्छी थी। गायत्री अच्छी तरह जानती थी कि घर वाले उसके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर दोनों के इश्क की खबरें लोगों तक पहुंचने लगी थी। लोग दोनों के बारे में फुसर फुसर करने लगे। कई लोगों ने राम बाबू से शिकायत की कि उसे अपनी बेटी पर कंट्रोल करना चाहिए। लोगों की बात सुनकर वे परेशान हो गए, जबकि गायत्री यह कहती थी कि लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है, फालतू में उसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गायत्री और रंजीत ने रात को मिलने का फैसला किया। गायत्री के घर के सभी लोग सो चुके थे। देर रात को रंजीत उसके यहाँ पहुंच गया। गायत्री बाहर का गेट खोलकर उसे अंदर ले आई, पर वह दिन उनकी मुलाकात के लिए ठीक नहीं रहा। उस रात गायत्री के भाई मोहन की तबीयत ठीक नहीं थी। वह टॉयलेट जाने को उठा तो देखा मेन गेट की कुंडी खुली हुई है। उसे कुछ शक हुआ तो उसने गायत्री के कमरे में झांक कर देखा। गायत्री वहां नहीं थी। वह टॉयलेट जाने के बजाय तेजी से गेट खोलकर बाहर आया। तभी कोई व्यक्ति छत से कूद कर भाग गया। मोहन भागकर अंदर आया तो देखा गायत्री कमरे में थी। तू कहाँ गई थी? मोहन ने उससे पूछा। मैं तो यही थी भैया। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, गायत्री ने कहा। मोहन की समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। कुछ देर पहले गायत्री कमरे में नहीं थी। किसी की छत से कूदने की आवाज उसने सुनी थी, पर देखा किसी को नहीं था। क्या उसे भ्रम हुआ था? पर बाहरी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह वहां से चुपचाप चला गया। गायत्री ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि अगर भाई ने रंजीत को देख लिया तो उसकी खैर नहीं थी। अगले दिन उसने रंजीत को फोन पर सारी बातें बताई और सतर्क रहने को कह दिया। इधर मोहन को लगने लगा था कि कुछ तो है जो वह देख नहीं पा रहा है, जबकि लोग देख रहे हैं। गायत्री पर उसका शक पक्का होने लगा था। अब वह गायत्री पर गहरी नजर रखने लगा था। गायत्री भी मन ही मन डर गई थी। इधर मोहन ने एक दिन माँ से कहा कि वह गायत्री को लेकर काफी चिंतित है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गायत्री ऐसी लड़की नहीं है। एक दिन मोहन ने खुद गायत्री को रंजीत के साथ देख लिया। वह उसके साथ बाइक पर थी। मोहन जब घर आया तो उसने देखा गायत्री घर पर ही थी। उसने उससे पूछा कि अभी कुछ देर पहले वह कहाँ थी।
गायत्री ने कहा, मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी। मोहन को लगा कि वह झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने उसकी पिटाई कर दी और कहा, आइंदा अगर मैंने तुझे किसी के साथ देखा तो जान से मार दूंगा। माँ को भी लगने लगा कि गायत्री कुछ तो गड़बड़ कर रही है। जब देखो तब बाहर भागने की कोशिश करती है, इसलिए माँ ने भी उससे कहा, आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। अब घर का काम सीख, वरना ससुराल जाकर हमारी बेइज्जती कराएगी। मैं क्या कोई कैदी हूँ माँ जो मुझे बांध कर रखोगी? आखिर मैंने किया क्या है? गायत्री ने कहा तो मोहन ने उसे कसकर तमाचा जड़ दिया। तू क्या समझती है हम अंधे हैं? गायत्री रोती हुई अपने कमरे में चली गई और उसने मौका देकर रंजीत को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि जल्दी कुछ सोचो, वरना ये लोग हमें अलग कर देंगे। अगले दिन मोहन ने रंजीत को रास्ते में रोक कर कहा, तू गायत्री का पीछा करना छोड़ दे, वरना बुरा होगा। रंजीत ने मोहन को समझाने की कोशिश की कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर रंजीत ने प्रेमिका से मिलने का उपाय खोज लिया। उसने नींद की गोलियां खरीद कर गायत्री को देते हुए कहा कि वह रात के खाने में कुछ गोलियां मिला दिया करे, फिर दोनों बेखौफ होकर मिला करेंगे। गायत्री ने अब रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद वह जब अपने प्रेमी से मिलने का प्रोग्राम बना लेती तो खाने में नींद की गोलियां मिला देती। पूरा परिवार गोलियों के असर से गहरी नींद में सो जाता, लेकिन सुबह जब वे लोग उठते तो सबका सिर भारी होता। एक दिन गायत्री की माँ रामश्री की रात को नींद खुल गई। उस दिन माँ ने गायत्री और रंजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर घर वालों ने गायत्री की पिटाई कर दी। इसके बाद गायत्री के लिए रिश्ते की तलाश होने लगी। आखिर उन्होंने गायत्री की शादी संजीव से करके राहत की सांस ली। हालांकि गायत्री ने इस शादी का विरोध किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी थी। बेटी की शादी के बाद सब निश्चिंत थे, लेकिन शादी के बाद भी गायत्री के नाजायज संबंध रंजीत से बने रहे। एक दिन रंजीत उसके ससुराल भी पहुंच गया। गायत्री ने उसे अपना दूर का रिश्तेदार बताया। ससुराल वालों ने भी मान लिया, लेकिन बाद में दूर के इस रिश्तेदार का कुछ ज्यादा ही आना जाना होने लगा तो ससुराल वालों ने आपत्ति जताई। गायत्री नहीं चाहती थी कि यह बात मायके वालों तक जाए, इसलिए उसने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया। वह ससुराल वालों को भी रात के खाने में नींद की गोलियां देने लगी। इस तरह वह ससुराल में भी बेखौफ इश्क लड़ाती रही। गायत्री यह जानती थी कि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब संजीव को भी उस पर शक होने लगा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब कभी उसने रंजीत को घर में देखा तो बुरा होगा। गायत्री पर ससुराल में भी लगाम लगनी शुरू हो गई तो वह परेशान हो उठी। उसे अपना पति भी दुश्मन लगने लगा। एक दिन गायत्री ने तय किया कि संजीव से छुटकारा पाने के बाद ही वह प्रेमी से बेखौफ मिल सकती है। इस बारे में उसे रंजीत से बात की। दोनों ने तय किया कि संजीव को ठिकाने लगाकर वे कहीं दूर जाकर दुनिया बसा लेंगे। गायत्री को शादी के 1.5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। गायत्री ने एक दिन अपनी सास से कहा कि एटा में एक अच्छा डॉक्टर है, उसके इलाज से कई औरतों को बच्चा हुआ है। गायत्री ने सास से अपना इलाज उसी डॉक्टर से कराने की बात कही। सास ने सोचा अगर बच्चा हो गए तो गायत्री का मन भी घर में रमने लगेगा, इसलिए उसने एटा के डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत दे दी। गायत्री को कोई इलाज वगैरह नहीं कराना था, बल्कि यह उसका पति को ठिकाने लगाने का एक षड्यंत्र था। अब गायत्री का पूरा पति दिमाग काम करने लगा। उसने पति के नाम मौत का वारंट जारी कर दिया और इसके लिए 13 मई 2018 का दिन भी तय कर दिया। मौत की इस दस्तक से पूरा परिवार बेखबर था। पूरी घटनाक्रम की कहानी मोबाइल पर तय हो गई थी। अपने इस काम में रंजीत ने रिजोर के रहने वाले अपने दोस्त राजेश उर्फ पप्पू को भी मिला लिया। 13 मई को गायत्री अपने पति संजीव के साथ बाइक पर एटा के लिए निकली। उसने प्रेमी रंजीत को अपने एटा जाने की सूचना दे दी। रंजीत अपने दोस्त राजेश के साथ रिजोर से एटा पहुंच गया। इसके बाद न तो बहू और न ही बेटा घर वापस लौटी। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो पूरा परिवार चिंतित हो गया। उन्होंने एटा थाने के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह विदोरिया को सूचना दे दी और अपने सभी रिश्तेदारों से भी फोन द्वारा पूछा। उन्होंने गायत्री के घर वालों को भी बता दिया था। दोनों का फोन भी स्विच ऑफ था। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल था। इधर मायके वाले परेशान थे कि कहीं गायत्री ने ही तो कुछ नहीं कर डाला। गायत्री और संजीव के गुम होने की सूचना अन्य थानों को भी दे दी गई। 18 मई 2018 को रिजोर के चौकीदार रमेश को किसी ने बताया कि कुरीना दौलतपुर मोड़ के पास जैन फार्म हाउस के खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। चौकीदार ने तुरंत
इसकी सूचना रिजौर के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह विदोरिया को दी। थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक युवक की लाश मिली जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन शव को कोई नहीं पहचान पाया। कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिसमें मिले नंबर पर कॉल की गई तो पता चला कि मोबाइल रंजीत नाम के व्यक्ति का है। लेकिन उसके परिवार वालों ने जब लाश देखी तो कहा कि वह उनका बेटा नहीं है। जब लाश रंजीत की नहीं थी तो उसका मोबाइल वहां क्यों मिला, ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर लाश का फोटो वायरल हो गया तो सोनेलाल ने एटा थाने से संपर्क किया। पता चला कि जैन फार्म हाउस रिजौर में मिलने वाली लाश उनके बेटे संजीव की है। संजीव के घर वाले समझ गए कि जरूर इस हत्या में गायत्री का हाथ है। उन्होंने रिजौर थाना प्रभारी को सारी बात बता दी। गायत्री का भाई और पिता भी रिजौर आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गायत्री ऐसा कर सकती है। मौके पर संजीव की बाइक भी बरामद हो गई थी, लेकिन गायत्री का कोई अता पता नहीं था। रिजौर थाना प्रभारी ने मुखबिरों का जाल फैला हुआ था। पुलिस को गायत्री और रंजीत के प्रेम संबंधों का भी पता चल चुका था। रंजीत भी घर से गायब था, इसलिए अब पुलिस उन दोनों की तलाश में लग गई। अगले दिन संजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि युवक ने नशे का सेवन किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि संजीव तो नशा करता ही नहीं था। इसी बीच 18 मई 2018 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी युगल को बख्शीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर गायत्री और रंजीत से पूछताछ की गई। गायत्री ने बताया कि वह तो रंजीत से प्यार करती थी। उसे जबरन प्रेमी से दूर करके संजीव के गले बांध दिया गया, इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। उसने बताया कि उसने रंजीत से पूर्व में शादी कर ली थी, लेकिन पुलिस को वह शादी की कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। रंजीत ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि पिछले 2-3 साल से वह और गायत्री एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गायत्री के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। गायत्री की शादी के बाद भी दोनों अलग नहीं रह पाए। आखिर संजीव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस दिन जब गायत्री अपने पति के साथ एटा पहुंची तो रास्ते में उसने बाइक रुकवाई। मौका पाकर वह बोतल में भरे पानी में नींद की गोलियां मिला चुकी थी। वही पानी उसने पति संजीव को पीने को दिया। जिस जगह पर बैठकर उसने पानी पिया था, कुछ ही देर में वह वहीं पर बेहोश हो गया। तभी रंजीत अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। राजेश ने संजीव की बाइक संभाली और वह और गायत्री बेहोश हो चुके थे। संजीव को ऑटो में डालकर कुरीला गांव के पास दौलतपुरा मोड़ पर ले आए। ऑटो वाले को पैसे देकर उन्होंने वापस भेज दिया। तभी राजेश भी वहां आ गया। फिर वे लोग संजीव को जैन फार्म हाउस के खेतों में ले आए, जहां गायत्री ने खुद चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। इसके बाद राजेश अपने घर चला गया और वह दोनों एटा घूमते रहे। दोनों दिल्ली भागना चाहते थे, पर पैसों का इंतजाम करना था। इससे पहले कि वे एटा छोड़ पाते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गायत्री के मायके वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी ने खुद अपना सुहाग मिटा डाला है तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अब गायत्री से उनका कोई संबंध नहीं है, उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। संजीव के घर वाले दुखी हैं। उन्होंने तो सोचा तक नहीं था कि वह अपनी सीधे साधे बेटे को खो देंगे। पुलिस ने धारा 302-120 के अंतर्गत तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां उन्हें जेल में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये सच्ची क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।